नमस्कार दोस्तों। जिस ननंद की हर जिद पर माँ ने हमेशा अपनी बहू को ही झुकाया, उसी ननंद ने बहू का बच्चा छीन लिया। लेकिन जब वही ननंद अपनी भाभी के अजन्मे बच्चे को बद्दुआ देने लगी, तब एक माँ ने अपनी ही बेटी को ऐसा तमाचा मारा कि उसी पल उसका मायका हमेशा के लिए खत्म हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि माँ को अपनी ही बेटी से रिश्ता तोड़ना पड़ा? जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी में। मीरा बाजार गई हुई थी। उसे सब्जियां खरीदनी थी और घर का कुछ अन्य सामान भी लेना था। वैसे ही काफी देर हो चुकी थी। ऊपर से जब से उसका मिसकैरेज हुआ था, उसका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता था। वह पहले से कहीं ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। साथ ही उसके दिल में अपनी ननद निशा के लिए एक ऐसी नफरत भर चुकी थी जो शायद कभी खत्म होने वाली नहीं थी। आज तक वह निशा को माफ नहीं कर पाई थी और न चाहते हुए भी उससे जुड़ी सारी बातें बार बार उसके दिमाग में घूमती रहती थी। खैर, मीरा जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, क्योंकि वहां जाकर भी उसे बहुत सारे काम करने थे। वह अपनी पूरी कोशिश करते हुए तेज तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रही थी। शाम के 7 बज चुके थे। अभी उसे सब्जियां भी खरीदनी थी। घर में आज के खाने के लिए कोई सब्जी नहीं थी और घर पहुंचकर खाना भी बनाना था। जैसे तैसे खरीदारी पूरी करके वह अपने लंगड़ाते कदमों से घर पहुंची। उसने जैसे ही घर में प्रवेश किया, सामने सोफे पर बैठी अपनी ननंद निशा को देखा तो उसका पूरा मूड खराब हो गया। उसका मन फिर से नफरत से भर उठा। उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आया, आज यह यहाँ क्या लेने आई है? तभी उसकी ननंद नजर अपनी सास सावित्री जी पर गई। उन्होंने इशारे से उसे जल्दी रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा। मीरा ने न किसी को नमस्ते किया और न ही कुछ कहा। वह सीधे अपने कमरे में चली गई। यह देखकर निशा उसे हैरानी से देखती रह गई। फिर उसने सावित्री जी से शिकायत भरे स्वर में कहा, मम्मी, आपके घर में मेरी इतनी सी भी इज्जत नहीं है कि आपकी बहू मुझे नमस्ते तक नहीं करती। क्या आपके यहाँ मेहमानों का इसी तरह स्वागत किया जाता है? सावित्री जी ने उसे शांत रहने का इशारा करते हुए कहा। वह मीरा की बात को नजरअंदाज कर दे। उधर मीरा अपने कमरे में गई, बैग रखा, कपड़े बदले और सब्जियां लेकर रसोई में आ गई। लेकिन उसके मन में अभी भी यही सवाल घूम रहा था कि आखिर निशा यहाँ किस लिए आई है। हालांकि दिमाग में चाहे जितने विचार चल रहे हो, खाना तो बनाना ही था। पेट की भूख मन की हलचल से शांत नहीं होती। ऊपर से ननंद घर आई हुई थी। चाहे मन हो या न हो, उसके लिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा। यही सोचकर मीरा जल्दी जल्दी सब्जियां काटने लगी। वह अब भी सब्जियां काट ही रही थी कि तभी सावित्री जी रसोई में आई और आते ही बोले, मीरा, यह क्या तरीका है? निशा पूरे 5 महीने बाद मायके आई है। कम से कम उसे नमस्ते तो कर सकती थी। मीरा ने उनकी ओर देखा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्या आप सच में मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं उन्हें नमस्ते करूं? सिर्फ इसीलिए कि वह मेरी ननद है और उम्र में मुझसे बड़ी है। किसी का सम्मान उसके पद या रिश्ते से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से मिलता है। सावित्री जी ने समझाते हुए कहा, देखो मीरा, निशा माँ बनने वाली है। वह अपनी डिलीवरी के लिए मायके आई है। एक बेटी अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? उसकी भाभी होने के नाते उसकी सेवा करना तुम्हारा भी फर्ज है। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, माफ कीजिए मम्मी जी, वह दुनिया की पहली औरत नहीं है जो माँ बनने वाली है। मुझ में इतनी महानता नहीं है कि मैं उस औरत का सम्मान करूं जिसने मेरी जिंदगी दुखों से भर दी। वह आपकी बेटी है। आप और उनका भाई उनका ध्यान रखें, लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत कीजिए। इतना कहकर मीरा ने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई और सब्जी में तड़का लगाने लगी। उसने एक बार भी पलटकर सावित्री जी की ओर नहीं देखा। आखिर सावित्री जी भी क्या कहती? कहीं न कहीं उन्हें भी एहसास था कि उनकी बेटी के कर्म ऐसे रहे थे कि मीरा का यह व्यवहार पूरी तरह बेवजह नहीं था। सावित्री जी भी आखिर क्या कहती? कहीं न कहीं उन्हें भी एहसास था कि उनकी बेटी के कर्म ही ऐसे रहे हैं। इसीलिए वह चुपचाप वापस हॉल में आकर निशा के पास बैठ गई। उधर रसोई में मीरा के हाथ तेजी से खाना बनाने में लगे हुए थे, लेकिन उसका मन अतीत की कड़वी यादों में उलझा हुआ था। जैसे जैसे वह पुरानी बातें याद करती जा रही थी, वैसे वैसे निशा के प्रति उसके मन में नफरत और गहरी होती जा रही थी। मीरा और आदित्य की नई नई शादी हुई थी। उसका ससुराल एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी सास सावित्री जी,
पति आदित्य और ननंद निशा रहते थे। आदित्य और निशा जुड़वा भाई बहन थे, इसीलिए निशा उम्र में मीरा से बड़ी थी। सावित्री जी निशा के लिए भी लड़का देख रही थी, लेकिन पहले उन्हें आदित्य के लिए मीरा पसंद आ गई, इसीलिए उन्होंने पहले आदित्य की शादी कर दी। सावित्री जी भी कभी भी निशा को किसी बात के लिए नहीं टोकती थी। यही वजह थी कि निशा का स्वभाव बेहद जिद्दी और मनमोजी हो गया था। यह बात मीरा को उसी दिन समझ में आ गई जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उस समय बक्सा खुलवाने की रस्म चल रही थी। रस्म के अनुसार ननंद को ही बक्सा खोलना था, इसीलिए निशा को बुलाया गया। सावित्री जी ने उससे कहा कि वह अपनी पसंद की एक साड़ी निकाले, लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब निशा ने एक साथ 3 साड़ियां निकाली। मीरा बस उसकी ओर देखती रह गई। तभी वहां मौजूद एक रिश्तेदार महिला ने कहा, निशा बेटा, तुम्हें सिर्फ एक ही साड़ी लेनी चाहिए थी। यह तुम्हारी भाभी की साड़ियां हैं, उनके माता पिता ने बड़े प्यार से उन्हें दी होगी। इस पर निशा बेपरवाही से बोला, तो क्या हुआ, भाभी मेरी ही तो है, इतना हक तो मेरा भी बनता है। तभी उसकी मामी ने समझाते हुए कहा, बेटा हक सिर्फ एक साड़ी का था, लेकिन तुमने तो 2 और जबरदस्ती उठा ली। निशा जिद में आकर बोली, मुझे ये साड़ियाँ पसंद हैं, इसीलिए मैं इन्हें लेकर ही रहूंगी, और अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं भी भाभी को इन्हें नहीं पहनने दूंगी। जब निशा अपनी जिद पर अड़ गई, तब सावित्री जी ने बात को वहीं खत्म करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, ये साड़ियाँ निशा पहने या मीरा, बात तो एक ही है, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। चलो निशा, फटाफट साड़ियाँ अपने कमरे में रख आओ। माँ का समर्थन मिलते ही निशा तीनों साड़ियाँ लेकर अपने कमरे में चली गई, जबकि मीरा बेबस होकर उसे जाते हुए देखती रह गई। शादी के बाद भी निशा की मनमानी कभी भी कम नहीं हुई। वह हर बात अपनी मर्जी से करती और मीरा के लिए हमेशा कोई न कोई काम तैयार रखती। मजाल थी कि मीरा कभी फुर्सत से आदित्य के साथ कहीं घूमने जा पाती। एक बार आदित्य के कार्यालय में किसी की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी थी। उसने मीरा से 3 दिन पहले ही कह दिया था, तुम समय पर तैयार रहना, हम दोनों साथ चलेंगे। लेकिन जिस दिन पार्टी में जाना था, उसी दिन निशा ने जानबूझकर पूरी रसोई फैला दी। उसकी आदत ही ऐसी थी कि वह काम करने से ज्यादा काम फैलाती थी। घर का काम समेटना उसने शायद कभी सीखा ही नहीं था। आखिरकार मीरा को यही सारा काम संभालना पड़ा। अब आदित्य घर पहुंचा और उसने देखा कि मीरा अभी तक तैयार नहीं हुई है, तो वह नाराज होकर बोला, मीरा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही बता दिया था कि मेरे ऑफिस में पार्टी है और हमें वहां जाना है। तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं है। मीरा कुछ कहना चाहती थी, वह बताना चाहती थी कि निशा ने जानबूझकर पूरी रसोई फैला दी थी, लेकिन आदित्य ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अब बहाने मत बनाओ, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, तुम यहीं बैठकर रसोई साफ करो। इतना कहकर वह जाने लगा। तभी निशा तैयार होकर बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, चलो भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, बहुत दिन हो गए किसी पार्टी में गए हुए। आदित्य भी कुछ नहीं बोला। निशा उसके साथ बाइक पर बैठ गई और दोनों पार्टी के लिए निकल गए, जबकि मीरा मन महसूस कर घर में ही रह गई। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि सावित्री जी ने भी इस पूरे मामले में एक शब्द तक नहीं कहा। उनके लिए बस इतना ही काफी था कि घर का काम हो रहा है। धीरे धीरे निशा की यही हरकतें आदित्य और मीरा के बीच झगड़ों की वजह बनने लगी, लेकिन न तो निशा कभी सुधरी और ना ही सावित्री जी ने उसे सुधारने की कोशिश की। कुछ समय बाद जब पता चला कि मीरा मां बनने वाली है, तो यह खबर आदित्य और मीरा के लिए बेहद खुशी की थी। सावित्री जी और निशा भी खुश थी, लेकिन उसके बावजूद घर के कामों में मीरा को कोई राहत नहीं मिली। एक दिन मीरा को चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। सुबह से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आदित्य भी तैयार हो चुका था। जैसे ही दोनों घर से निकलने लगे, तभी निशा बोली, भाभी पहले छत से कपड़े उतारकर नीचे रखिए, फिर जाइए। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपके कपड़े उतार कर लाऊं। निशा की बात सुनकर आदित्य बोला, निशा यह काम तुम भी तो कर सकती हो, दिखाई नहीं दे रहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर निशा ताना मारते हुए बोली, वाह, आज तो बीबी के लिए मुझसे लड़ने लगे। इसकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि छत पर जाकर कपड़े न उतार सके। वैसे भी यह इस घर की बहू है और यह इसकी जिम्मेदारी है। आदित्य झुंझुलाकर बोला, तुमसे बहस करना बेकार है,
मैं खुद ही कपड़े ले आता हूँ। तभी निशा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, अब बीवी के सामने पानी भी तुम ही भरोगे, जोरू के गुलाम जो ठहरे। यह सुनकर आदित्य गुस्से में छत की ओर बढ़ गया। तभी सावित्री जी बोली, मीरा, इतनी देर में तो तुम खुद ही कपड़े उतार ले आती। क्या अच्छा लगेगा कि आदित्य ऊपर से तुम लोगों के कपड़े उतार कर लाए। अब जब सावित्री जी ने कह दिया तो मीरा मजबूरी में सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी पीछे से निशा ने फिर ताना मारा, जरा जल्दी चलो, क्या भगवान ने तुम्हारे पैरों में ताकत ही नहीं दी? इतनी देर में तो भैया कपड़े भी उतार लेंगे। निशा की बात सुनकर मीरा ने जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी, लेकिन अभी वह 5-6 सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि अचानक उसे तेज चक्कर आया और वह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। नीचे गिरते ही वह बेहोश हो गई। यह हादसा देखकर घर में अफरा तफरी मच गई। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। इतना ही नहीं, सीढ़ियों से गिरने के कारण उसके एक पैर में भी गंभीर चोट आई थी। उसी चोट की वजह से आज तक वह उस पैर पर पूरी तरह सामान्य होकर खड़ी नहीं हो पाती थी। उस दिन का दर्द और अपने अजन्मे बच्चे को खोने का घाव आज भी उसके दिल में ताजा था। शायद यही वजह थी कि वह कभी भी निशा को माफ नहीं कर सकी। कुछ समय बाद निशा की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई, लेकिन मीरा ने उससे हमेशा दूरी बनाए रखी। वह उसे बात तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि निशा की शादी के समय भी उसका सारा काम आदित्य और सावित्री जी ने ही संभाला। मीरा ने उसके किसी भी काम में हाथ नहीं लगाया। वर्तमान में लौटकर उसने खाना बनाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी जानती थी कि मीरा खाना परोसने नहीं आएगी, इसीलिए वे खुद उठी और अपना तथा निशा का खाना बाहर ले आई। यह देखकर निशा नाराज हो गई और ऊंची आवाज में बोली, इतना कैसा घमंड है इसमें कि खाना तक परोसने नहीं आई। सावित्री जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मैं खाना तो परोस ही रही हूँ, बेवजह बात मत बढ़ाओ, तुम्हें तो बस खाना खा लेना चाहिए। लेकिन निशा चुप नहीं हुई। वह बोली, मैं इस घर की बेटी हूँ, इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना मेरा भाई का। क्या मेरे माँ बाप ने अपनी बहू को इतने भी संस्कार नहीं दिए कि गर्भवती ननंद की थोड़ी बहुत सेवा कर दे? निशा ने यह बात इतनी जोर से कही कि अंदर कमरे में बैठी मीरा के कानों तक भी उसकी आवाज पहुंच गई। यह सुनते ही मीरा कमरे से बाहर आई और गुस्से में बोली, ननंद रानी, कभी तुमने मुझे चैन से जीने दिया था, जो आज मुझसे अपनी सेवा की उम्मीद कर रही हो? इतनी ही सेवा का शौक है तो अपनी माँ और भाई से करवा लो, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। शुक्र करो कि मैं किसी को रोक नहीं रही हूँ, वरना तुम्हारी हरकतों को देखते हुए माँ के बाद तुम्हारा मायका भी नहीं रहेगा। आदित्य के मुंह से यह सब बातें सुनकर निशा ने अपने माँ की तरफ देखा। सावित्री जी ने हाथ जोड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया। अब निशा को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि मीरा उसकी कोई सेवा नहीं करने वाली। आखिर ऐसा ही हुआ। निशा की डिलीवरी उसके मायके में ही हुई, जिसके लिए सावित्री जी ने एक काम वाली रख ली। मीरा ने उसके किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगाया। कुछ दिनों बाद निशा अपने बच्चे को लेकर ससुराल चली गई। उसके बाद मीरा ने गर्भ धारण कर लिया और वह भी मां बनने वाली थी। इस बार उसने अपना पूरा ध्यान रखा और सब कुछ ठीक चल रहा था। मीरा ने पहले ही सावित्री जी और आदित्य से साफ कह दिया था कि वह निशा का साया भी अपने और अपने होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देगी। कुछ दिनों बाद जब मीरा की गोद भराई की रस्म होनी थी, तब सावित्री जी ने निशा को बुलाना चाहा, लेकिन मीरा ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर निशा आएगी तो मैं गोद भराई की कोई रस्म नहीं करूंगी और अपना कमरा भी नहीं खोलूंगी जब तक वह इस घर में रहेगी। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैं अपने पुराने जख्म न भूली हूँ और न कभी भूलूंगी। आदित्य ने मीरा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी कीमत पर निशा को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर माफ भी कैसे करती? इतना सब कुछ होने के बाद भी निशा को अपनी कोई गलती महसूस नहीं होती थी। आज भी जब कभी दोनों आमने सामने होती तो वह मीरा के साथ बदतमीजी से ही पेश आती। पता नहीं किस घमंड में जी रही थी। आखिरकार मीरा ने निशा को अपनी गोद भराई की रस्म में शामिल नहीं होने दिया। सावित्री जी ने भी कोई बहाना बनाकर बात टाल दी कि उसे क्यों नहीं बुलाया गया। अब मीरा की डिलीवरी के लगभग 10 दिन बाकी थे कि निशा जानबूझकर मायके आकर बैठ गई। उसके मन में यही था
कि अब देखती हूँ मीरा क्या करेगी। सावित्री जी और आदित्य भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। निशा अपना रुतबा दिखाने आई थी, मानो कह रही हो, देख लिया, तुम्हारे कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब चाहूंगी इस घर में आऊंगी और मेरी खातिरदारी भी होगी। भले ही इस समय तुम्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत हो, लेकिन मेरी माँ और मेरा भाई पहले मेरी सेवा करेंगे। वह बार बार यही जताने की कोशिश कर रही थी कि इस घर में उसकी ही चलती है। इस बार मीरा ने भी ठान लिया था कि वह निशा को दिखाकर रहेगी कि हर बार उसकी दादागिरी नहीं चलेंगी। तुम बेटी हो तो बेटी बनकर रहो, बहू बनने की कोशिश मत करो। जिसकी बेटी और बहन हो उसी से उम्मीद रखना। मीरा ने साफ साफ कह दिया, निशा को इस घर से तुरंत भेजो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मीरा की हालत ऐसी थी कि उसका सफर करना बेहद खतरनाक था, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। उसने साफ कह दिया कि अगर निशा इस घर में रहेगी तो वह किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रुकेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने मायके चली जाएगी। आदित्य और सावित्री जी किसी भी हालत में इस समय कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। मीरा भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि अगर निशा घर में रही तो वह जानबूझकर कोई ना कोई अनहोनी जरूर करेगी। इसीलिए उसने तय कर लिया था कि इस घर में या तो निशा रहेगी या फिर वह। आखिरकार मीरा की बात माननी पड़ी, क्योंकि उसकी स्थिति नाजुक थी और उसका सफर भी खतरनाक था। मजबूर होकर सावित्री जी ने निशा से अपने ससुराल लौट जाने के लिए कहा। यह सुनते ही निशा अपनी माँ और भाई को खरी खोटी सुनाने लगी। वह बोली, आज बहू के लिए बेटी को घर से निकाल रहे हो, क्या जमाना आ गया है। एक तरफ यह जोरू का गुलाम भाई और दूसरी तरफ बहू की गुलाम माँ। इतना कहकर वह जहर उगलती रही और सावित्री जी बस खामोशी से अपनी बेटी का चेहरा देखती रह गई। कितनी साइड लेती थी सावित्री जी निशा की, और कितना कुछ किया था उन्होंने अपनी बेटी के लिए, लेकिन वही निशा आज अपनी माँ और भाई को भला बुरा कहने से पहले एक बार भी नहीं सोच रही थी। सावित्री जी चुपचाप अपनी बेटी का चेहरा देखे जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि निशा के मन में कितना जहर भर चुका है। मीरा ने जानबूझकर यह सब कुछ इसीलिए किया था ताकि निशा की माँ और भाई उसके असली चेहरे को देख सके, जो आज सबके सामने आ चुका था। निशा चाहती तो दो चार बातें सुनाकर चुपचाप अपने ससुराल जा सकती थी, लेकिन उसने इतनी कड़वी और जहरीली बातें कही कि सावित्री जी और आदित्य बस उसका चेहरा देखते रह गए। जाते जाते निशा के मुंह से निकला, जिस होने वाले बच्चे के लिए तुम आज मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही हो ना माँ, वह बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आएगा ही नहीं। यह मेरी बद्दुआ है। यह कितनी घटिया बात थी जो निशा ने जाते जाते अपनी जुबान से निकाल दी थी, जबकि वह खुद एक माँ थी। जिस माँ ने उसकी और उसके बच्चे की इतनी सेवा की थी, उसी माँ के होने वाले पोते या पोती के लिए उसने इतनी गलत बात कह दी। अपनी बेटी की ऐसी सोच देखकर आज सावित्री जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने गुस्से में निशा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पोते या पोती के लिए ऐसे अपशब्द बोलने के लिए। तुरंत निकल जा मेरे घर से और दोबारा अपना यह चेहरा मुझे मत दिखाना। लड़ाई झगड़े अपनी जगह होते हैं, लेकिन इतनी नीच और घटिया सोच में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। निकल जा मेरे घर से अभी के अभी, नहीं तो मैं तुझे खुद बाहर निकाल दूंगी। तेरा और तेरा भाभी का ही नहीं बनता, यह तुम दोनों के बीच की बात है। जब तुझे मेरी जरूरत थी तब मैंने तेरी सेवा की, जबकि तेरी भाभी नहीं चाहती थी कि तू इस घर में रहे। फिर भी मैंने तेरी जरूरत को देखते हुए हमेशा तेरा साथ दिया, अपनी बहू की बात तक नहीं मानी। और आज जब तेरी भाभी को मेरी जरूरत है तो मैं उसकी सेवा कर रही हूँ। जब बेटे के लिए करती हूँ तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब बहू के लिए कर रही हूँ तो तुझे तकलीफ हो रही है। और मेरे आने वाले खानदान के बच्चे के लिए तू इतनी गंदी बातें बोल रही है। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। निशा को अपनी माँ से ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह इतना जल्दी हार मानने वाली कहाँ थी। उसने गुस्से में कहा कि वह भी इस घर की बराबर की हिस्सेदार है और कोई उसे इस घर से नहीं निकाल सकता। इस पर सावित्री जी ने कहा, यह घर मेरे नाम पर है और मैं जिसे चाहूँ अपने घर में रख सकती हूँ और जिसे चाहूँ जाने के लिए कह सकती हूँ।
मेरी मर्जी के बिना कोई भी मेरे घर में नहीं रह सकता। निशा को अपनी माँ से ऐसा जवाब सुनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपनी गलत सोच और कड़वी जुबान के कारण आज उसने अपनी माँ का प्यार भी खो दिया था। उसने अपने भाई आदित्य की तरफ देखा, लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए अपनी बहन के मुंह से इतनी गलत बातें सुनकर आदित्य भी अंदर से टूट चुका था। वह चुपचाप अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। अच्छा हुआ कि उस समय मीरा सो रही थी और उसने यह सारी बातें नहीं सुनी, वरना घर में बहुत बड़ा बवाल हो जाता। इसके बाद सावित्री जी तुरंत भगवान के पास गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि उनके होने वाला पोता या पोती बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित इस दुनिया में आए। कुछ दिनों बाद मीरा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। बेटी के जन्म की खुशी में आदित्य ने एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें सभी रिश्तेदार शामिल हुए, लेकिन निशा नहीं आई। अपनी हरकतों की वजह से आज उसने अपना मायका हमेशा के लिए खो दिया था। पहले लगता था कि सावित्री जी के बाद उसका मायका खत्म होगा, लेकिन अपनी कड़वी जुबान और गलत सोच के कारण माँ के जीवित रहते ही उसने अपना मायका खो दिया। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या सावित्री जी ने निशा को घर से निकालकर सही फैसला लिया, या उन्हें अपनी बेटी को एक मौका और देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।